नमस्कार। राम राम, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शब्दवाणी क्लासेस पर। लगातार कई दिनों से चर्चा जारी है करंट अफेयर्स के ऊपर। एकदम करंट अफेयर्स को चीर फाड़ के देख रहे हैं कि कहीं कोई प्रश्न पीछे न रह जाए और जो प्रश्न एग्जाम में आ जाए और अपन उनसे पीछे रह जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। इसीलिए लगातार एकदम विस्तृत चर्चा चला रहे हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों पर। इसके साथ साथ में किसी भी चीज की रिवीजन उतना ही जरूरी है जितना उसको एक बार पढ़ना। अगर एक बार पढ़ के छोड़ दिया तो वो चीज किसी काम नहीं आने वाली। उसका साथ साथ में रिवीजन भी जरूरी है, क्योंकि वो एक दोहे में कहा गया ना कि रसरी आवत जावत के सिल पर परत निशान। जब जो रस्सी होती है, अगर पूरा दोहा बोलूं तो कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत के सिल पर परत निशान। मतलब एक जो पत्थर होता है उस पर ही जब बार बार महिलाएं पानी को किसी होद में से, किसी कुएं में से या किसी टांके में से खींचते हैं, उसको निकालते हैं बाहर, तो जब पत्थर पर बार बार वो रस्सी आती है जाती है आती है जाती है, तो उस पत्थर पर भी निशान पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वो कार्य बार बार हो रहा है। तो आप जितना बार बार इनका रिवीजन करोगे उतनी ही आपको ये चीजें ज्यादा याद रहेगी। और सबसे अगर सरलतम है, सबसे अच्छी चीजें हैं, पढ़ने लायक चीजें हैं, तो वो है करंट अफेयर्स। क्योंकि इससे अपन को देश और दुनिया के बारे में जानकारी मिल जाती है कि फिलहाल में क्या चल रहा है। और मेरे हिसाब से हर एग्जाम में ये चीजें होनी भी चाहिए, क्योंकि बच्चा बाकी सभी चीजें तो रट लेगा, लेकिन अगर उसे देश दुनिया के बारे में सामान्य सी भी जानकारी नहीं है तो वो चीजें जो उसने रटी है, जो उसने याद की है, वो किसी काम की नहीं है। तो करंट अफेयर्स भी जरूरी है। इसलिए आज अपन करने वाले हैं रिवीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सप्ताह टू सप्ताह, एक सप्ताह में अपने 60 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि रविवार को अपन विशेष क्लास नहीं लेते हैं। लेकिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, 6 दिनों में प्रत्येक दिन 10-10 क्वेश्चन लेते हैं। और जो भी 60 क्वेश्चन होते हैं उनका एक दिन क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। रिवीजन भी आसानी से हो जाता है और चीजें है वो याद भी हो जाती है। तो इस वीडियो में अपन, इस क्लास में अपन अपने जो 22 जून है, चेंज कर लेते हैं इसको थोड़ा। अपना जो 22 जून है वहां से लेकर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 6 दिनों का, मतलब 27 जून तक अपन ने डेली के जो जो 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़े थे वो लगातार 6 दिनों तक पढ़े थे। तो 60 प्रश्न हो गए। कितने प्रश्न हो गए? 60 प्रश्न हो गए। अपन चर्चा करेंगे इन 60 प्रश्नों पर। अपन चर्चा करेंगे अपन चर्चा करेंगे इन 60 प्रश्नों पर, ताकि आपका एकदम बेहतरीन ढंग से रिवीजन भी साथ साथ में हो जाए। और अपन ने जो रिवीजन क्लास है उसकी अलग प्लेलिस्ट बना के रखी है। जो भी अपनी रिवीजन क्लास होगी उसको उस प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा। तो चलते हैं अपन आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन कि अंतरराष्ट्रीय सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय सिकल सेल दिवस कब मनाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं कि जो अंतरराष्ट्रीय सिकल सेल दिवस है वो अपना 19 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 19 जून को अंतरराष्ट्रीय सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि रक्त के अंदर जो आरबीसी होती है वो अक्सर गोलाकार होनी चाहिए, लेकिन जब वो हंसियाकार हो जाती है, हंसिया मतलब अपन जो दराती होती है जैसे बाजरी वगैरह काटते हैं, जब उस आकार की टेढ़ी हो जाती है तो वो रक्त वाहिकाओं में फंस जाती है। तो उससे जो रोग होता है उसे कहते हैं सिकल सेल। तो उस
सिकल सेल से बचने के लिए, जानकारी फैलाने के लिए एक दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस। वो मनाया जाता है 19 जून को। याद कैसे रखेंगे कि 19 में जो 9 है वो एकदम हंसिए के आकार का है। देखिए एकदम हंसिए के आकार का है कि नहीं है, एकदम हंसिए के आकार का है, जबकि होना चाहिए वो गोल। क्या होना चाहिए? वो गोल होना चाहिए, लेकिन एकदम हंसिए के आकार का है। इसलिए 19 जून को अंतर्राष्ट्रीय सिकल सेल दिवस मनाया जाता है। आप अपन जो इसकी विस्तृत चर्चा है वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर इस प्रकार चर्चा चलाएंगे तो 60 क्वेश्चन में अपने लगभग 3-4 घंटे का समय लग जाएगा। आप वीडियो को आराम से रोक रोक कर देख सकते हो कि इसमें यह सभी जानकारी पूरी की पूरी दे रखी है। अगला क्वेश्चन, मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्त पोषण के खिलाफ वैश्विक लड़ाई में भारतीय नेतृत्व के मजबूती के क्रम में हाल ही में किसको फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो FATF है, उसका वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? पहली बार भारत के किसी व्यक्ति को जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है FATF, उसका वाइस प्रेसिडेंट उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। आपको बताना है किसको किया है? श्री विवेक अग्रवाल, श्री दिनेश पाटिल, सुश्री दीक्षा माहेश्वरी या श्री महेश जोशी। तो मैं आपको बता दूं कि जो वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है वो किया है विवेक अग्रवाल को। किसको नियुक्त किया है? अपने विवेक अग्रवाल को हाल ही में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। और ये भारतीय प्रथम व्यक्ति है जिनको FATF का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। इनके बारे में अगर आपको और जानकारी देखनी है तो विधिवत पूरी जानकारी उपलब्ध है। क्या करता है FATF? तो FATF का पूरा नाम फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। G7 द्वारा 1989 में इसका स्थापित किया गया था। यह एक अंतर सरकारी नीति निर्माण निकाय है, जिसमें प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रमुख उद्देश्य है कि इसमें जो भी शामिल देश है उनके वित्तीय संबंधी लेन देन का ध्यान रखना कि कहीं उनका जो वित्त पोषण है वो आतंकवाद के लिए या फिर अंतरराष्ट्रीय कोई ऐसी घटनाएं होती है आतंकवाद से संबंधित, क्या उनके लिए तो उस देश का धन नहीं जा रहा, उससे संबंधित जो अवैध गतिविधि है उनसे बचाने के लिए वैश्विक वित्तीय प्रणाली है उसको अवैध गतिविधियों से बचाने के लिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का गठन किया गया था। वो 1989 में किया गया था और यह पहली बार है जब भारत FATF का वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। कौन किए गए? अपने सचिव किए गए श्री विवेक अग्रवाल। कौन? श्री विवेक अग्रवाल, याद रख लेना। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में NHI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने किस NH पर स्थित दौलतपुरा टोल प्लाजा पर राजस्थान की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया था? मैंने बताया था कि राजस्थान का ऐसा कौन सा नेशनल हाईवे है जो राजस्थान से गुजरता है जिस पर राजस्थान की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली, मतलब उसमें किसी प्रकार का जो टोल नाका है वो नहीं बनाया जाएगा। जो हाईवे है उसके ऊपर ही कैमरे स्थापित कर दिए जाएंगे, ट्रैकर, जिसके माध्यम से वो आपकी गाड़ी को ट्रैक करके उसके जो भी उस गाड़ी से संबंधित व्यक्ति है उसके अकाउंट में से पैसे है वो कट कर लिए जाएंगे। तो इस प्रकार की जो टोलिंग प्रणाली है उसकी शुरुआत कहां पर की गई है? इसकी शुरुआत की गई है NH48 पर। NH48 पर एक टोल नाका है, उसका नाम है दौलतपुरा। क्या नाम है? यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस टोल प्लाजे से। तो दौलतपुरा टोल प्लाजा, यहां से मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में, पूरी जानकारी इसमें है। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन पवन टरबाइन कहां पर स्थापित किया गया है? हाल ही में भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन स्थापित किया जा रहा है 5 मेगावाट का। वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है? जैसलमेर राजस्थान में, विजयनगर कर्नाटक में, सूरत गुजरात में या बठिंडा पंजाब में? बताओ कहां पर। तो ये जो अपना सबसे ऊंचा मतलब सब पर विजय पाली है विजयनगर। कहां पर? विजयनगर कर्नाटक में भारत का सबसे ऊंचा विंड टरबाइन स्थापित किया जा रहा है। और इसके बारे में जानकारी देखो तो आप ये देख लेना, ये सुजलोन कंपनी द्वारा लगवाया जा रहा है। यह टरबाइन लगभग 160 मीटर ऊंचा है। इसकी उत्पादन क्षमता है वो 5 मेगावाट है। कितनी है? 5 मेगावाट है। इसके अलावा और चीज देखें तो इससे भी ऊंचा एक विशाल पवन टरबाइन है, वो अपने अडानी ग्रुप द्वारा गुजरात के मुंद्रा में भी बनाया जा रहा है। वो लगभग 200 मीटर ऊंचा होगा और उसकी उत्पादन क्षमता होगी वो 5.2 मेगावाट होगी। लेकिन जब तक वो बनकर तैयार हो तब तक अपना ये जो कर्नाटक में बनाया जा रहा है विजयनगर जिले में,
विजयनगर जिले में, वो भारत का सबसे ऊंचा पवन टरबाइन कहलाएगा। अगला क्वेश्चन पांचवा, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO की पेटेंट सहयोग संधि की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक शीर्ष 20 पेटेंट सूची में शामिल होने वाली पहली और एकमात्र भारतीय टेक कंपनी कौन सी है? पहली और एकमात्र भारतीय टेक कंपनी जो WIPO है उसकी जो पेटेंट सहयोग संधि के तहत उन्होंने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें विश्व को जो 20 शीर्ष कंपनियां हैं उनमें एकमात्र भारतीय कंपनी और पहली बार एक भारतीय कंपनी उसने भाग लिया है, और भाग भी ऐसे लिया है कि उसने लगभग पिछले साल जो सूची जारी की थी उससे 300 स्थान की छलांग लगाई है, और 300 स्थान की छलांग लगाकर 20 शीर्ष पेटेंट सूची में शामिल हो गया है। कौन सी कंपनी है? वो अपनी कंपनी है जियो जी भर के उसने 300 अंकों की क्या लगा ली, लगभग 300 प्लस 300 से भी ज्यादा अंकों की छलांग लगाकर वो 20 शीर्ष सूचियों में शामिल हो गया है। अब इसमें क्या किया जाता है? इसमें मतलब वो कंपनी जो 5G किस प्रकार निर्धारित कर रही है, 5G है, 6G है या अन्य सुविधाएं अपने ग्राहकों को किस प्रकार दे रही है, इस प्रकार के 20 पेटेंट है उनके आधार पर लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें अपनी जियो है वो शीर्ष 20 कंपनियों में स्थान पाया है। देखिए इसमें 5G एडवांस, 6G, आर्टिफिशियल AI के बारे में और क्लाउड नेटिव प्लेटफॉर्म और सैटेलाइट कम्युनिकेशन जैसी उभरती हुई तकनीकों से जुड़े हैं ये पेटेंट, और उनमें अपने जियो है वो उभर कर आया। इसने लगभग 320 पायदान की छलांग लगाई है और 320 स्थानों की शानदार छलांग के साथ सीधे टॉप 20 में जगह बना ली है। टॉप 20 में सीधे जगह बना ली अपनी जियो ने। किसने बना ली है? जियो ने। अगला क्वेश्चन छठा, बिहू पेपा जो भैंस के सींग से बनी पाइप है जिसे हाल ही में भारत सरकार द्वारा आधिकारिक GI टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? एक है बिहू पेपा। अपने यहाँ पर जो भैंस होती है उनके सींग ऐसे मुड़े हुए होते हैं, लेकिन कई क्षेत्रों में जो भैंस होती है उनके सींग एकदम ऐसे सीधे होते हैं। तो यहाँ पर है कि जो बिहू पेपा है वो भैंस के सींग से बनी एक पाइप है जिसे हाल ही में क्या प्रदान किया गया है? GI टैग प्रदान किया है। अगर आपने GI टैग से संबंधित अपनी क्लास नहीं देखी है तो मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि अपने जो YouTube चैनल है उस पर GI टैग की एक क्लास डाली हुई है जिसमें GI टैग पूरा का पूरा आपको क्लियर करवा दिया जाएगा। 2026 में कौन कौन से नए GI टैग दिए गए वो भी क्लियर करवा दिया जाएगा। अगर आपने अभी तक वो क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर विजिट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके वो क्लास अभी के अभी देख लो। तो सरकार द्वारा आधिकारिक GI टैग जो जियोलॉजिकल इंडिकेशन भौगोलिक संकेत टैग प्रदान किया गया वो किस पारंपरिक वाद्य यंत्र, किस राज्य का पारंपरिक है? तो अपने असम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है बिहू। असम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है बिहू पेपा। क्या नाम है? बिहू पेपा। इसे हाल ही में क्या प्रदान किया गया है? GI टैग प्रदान किया गया है वो अपना बिहू पेपा। अगर असम के अन्य चीजों की बात करें तो असम की जो कर्बी एंगलोम हैंडलूम है उसको, बहा शिल्पा और दियोरी हैंडलूम प्रोडक्ट्स है, इन सबको भी हाल ही में क्या प्रदान किया गया है? GI टैग प्रदान किया गया। इसके अलावा बिहू ढोल और पारंपरिक टोपी जापी इन्हें भी GI टैग से सम्मानित किया गया। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने PM किसान सम्मान निधि की 23वीं किस्त 20 जून 2026 को कहां से जारी की थी? हाल ही में अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जो PM किसान सम्मान निधि है उसकी 23वीं किस्त जारी की है। आपको बताना है कहां से जारी की है, तो वो अपने हुगली पश्चिमी बंगाल से। कहां से जारी की है? हुगली पश्चिमी बंगाल से 23वीं किस्त जारी की है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम्स आउट द्वारा जारी दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की ग्लोबल लिस्ट में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर जो अंतरराष्ट्रीय पत्रिका है टाइम आउट, उसने जब 20 सर्वश्रेष्ठ शहरों की सूची बनाई जो सांस्कृतिक शहर है और कला में अपने अद्भुत और अविश्वसनीय योगदान रखते हैं, उनमें एक भारत का शहर शामिल हुआ है। अब जब कला और संस्कृति की बात हो तो उसमें भारत के शहर किसका नाम आएगा? जयपुर। किसका नाम आएगा? जयपुर का नाम आएगा, जहां पर कला और संस्कृति तो दीवार दीवार पर उकेरी गई है। तो जयपुर, जहां पर जिसे हाल ही में दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की जो ग्लोबल सूची है, लिस्ट है, उसमें नाम शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन, 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस पर भारत का राष्ट्रीय आयोजन कहां पर किया गया? जो 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस है
उस पर भारत का जो राष्ट्रीय आयोजन किया गया वो कहां पर किया गया, वो कोलकाता में किया गया। कहां किया गया, कोलकाता में। और राजस्थान का जो राज्य आयोजन था वो आबू राज सिरोही में किया गया। कहां किया गया, वो सिरोही में किया गया। कहां किया गया, वो अपने किया गया सिरोही। सिरोही में किस स्थान पर, आबू राज। कहां किया गया, आबू राज में जो राज्य स्तरीय समारोह है उसका आयोजन किया गया। राजस्थान राज्य का जो राज्य स्तरीय समारोह, जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा ने भी भाग लिया था, तो वो कहां पर आयोजित किया गया, अपने सिरोही के आबूराज में किया गया। इसकी थीम क्या थी ये भी याद रख लेना, स्वस्थ आयु के लिए योग। इसकी थीम है योगा फॉर हेल्थ एजनिंग। अगला क्वेश्चन 10वां, भारत सरकार की पहल ओएनडीसी के तहत लॉन्च किया गया एक विशेष प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप जो स्थानीय किराना दुकानदारों, खुदरा व्यापारियों और ब्रांड्स को एक साझा डिजिटल नेटवर्क पर जोड़ता है। जो स्थानीय किराना दुकानदार हैं और जो खुदरा व्यापारी हैं, जो चीजों को फिर के किराना दुकानों पर बेचते हैं, उनके बीच में, और जो भी ब्रांड है उनके बीच में एक साझा डिजिटल नेटवर्क जोड़ता है। मतलब अगर कोई किराना दुकानदार कोई भी चीज ऑनलाइन मंगाना चाहता है या बुकिंग करवाना चाहता है, तो वो इस प्लेटफॉर्म पर जाकर सभी चीजों की, सभी कंपनियों की चीजों की दर देख सकता है और उसके बाद में किसी भी एक चीज का ऑर्डर दे सकता है। तो खुदरा व्यापारी है, किराना दुकानदार है, इनके लिए भारत सरकार का जो ओएनडीसी है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स के तहत एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया। उसका नाम क्या है, ऑनलाइन दुकान, ओएनडीसी व्यापार ऑनलाइन दुकान या फिर डीजी दुकान। तो उसका नाम है डीजी दुकान। डीजी दुकान मतलब डिजिटल दुकान। क्या है, डिजिटल दुकान। यह एक प्लेटफॉर्म है जो किराना दुकानदारों के लिए, खुदरा व्यापारियों के लिए स्थापित किया गया। तो ये अपने करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। कौन से तारीख के, अपने 22 जून के। अब चर्चा करेंगे अपन 23 जून के करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। अब चर्चा करेंगे अपन जो 23 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों के ऊपर अपन चर्चा करने वाले हैं। कौन सी तारीख है, अपने जो 23 जून के करंट है, 22 पे चर्चा कर ली, ये रहे 23 के। तेईस जून के 10 क्वेश्चन जो अपन ने पढ़े थे, आपको याद होने चाहिए 23 जून के कौन कौन से करंट अफेयर्स थे। पहला क्वेश्चन, अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण जल संसाधन विकास परियोजना है। जो अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना है वो राजस्थान के किस जिले में स्थित एक महत्वपूर्ण जल संसाधन विकास परियोजना है। तो अंधेरी है वो अपने 12 में। अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना किस जिले की परियोजना है, ये अपने 12 जिले की महत्वपूर्ण परियोजना है। अंधेरी, यहां पर एक मिट्टी से बांध निर्माण किया जा रहा है, यह परियोजना 12 जिले की है। अगला क्वेश्चन, वर्ल्ड स्किल्स संघाई 2026। वर्ल्ड स्किल्स जो टूर्नामेंट है संघाई 2026 संघाई में आयोजित किया जाएगा। उससे पहले ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है। उससे पहले ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026 का आयोजन किया जा रहा है, वो किस देश में किया जा रहा है, भारत, चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो उसका आयोजन अपने ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है, याद रखना, ग्लोबल स्किल चैलेंज 2026 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, ये पूरी इसके बारे में है कि 48वीं वर्ल्ड स्किल्स प्रतियोगिता 22 से 27 सितंबर 2026 तक संघाई चीन में आयोजित की जाएगी। जब आयोजित की जाएगी तब इसके बारे में और पढ़ लेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की महिला हॉकी टीम ने FIH हॉकी महिला नेशंस कप 2026 का खिताब जीता है। तो हॉकी महिला नेशंस कप 2026 का आयोजन किया जा रहा था, इसका आयोजन किया जा रहा था वो ओकलैंड में किया जा रहा था। कहां आयोजन किया जा रहा था, इसका आयोजन किया जा रहा था वो ओकलैंड। ओकलैंड कहां पड़ता है, न्यूजीलैंड। अब अपना प्रश्न है कि नेशंस कप 2026 का खिताब किसने जीता। तो इसका खिताब जीता, जो विजेता रही वो अपनी भारतीय टीम रही। कौन सी टीम रही, भारतीय टीम विजेता रही। और जो उप विजेता रही वो मेजबान, उप विजेता रही वो मेजबान न्यूजीलैंड रही। उप विजेता रही वो मेजबान न्यूजीलैंड रही। याद रख लेना कि हॉकी महिला नेशंस कप 2026 का खिताब भारतीय टीम ने जीता है। इसका आयोजन ऑकलैंड न्यूजीलैंड में किया जा रहा था और इसकी उप विजेता टीम है वो मेजबान न्यूजीलैंड रही।
अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में भारत की महिला हस्तियों पर समर्पित वह एनिमेटेड फिल्म जिसका विश्व प्रीमियर आयोजित किया गया था। भारत की जो महिला हस्ती थी उन पर समर्पित एक एनिमेटेड फिल्म का विश्व प्रीमियर आयोजित किया गया था मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 के समय। आपको बताना है कि वह कौन सी फिल्म थी। भारती और बीबू, महिला और जागृति, नारी शक्ति और समर्पण या शक्ति पूजा। तो उस फिल्म का नाम था वो अपने भारती और बीबू था। क्या नाम था? भारती और बीबू नाम की महिला हस्तियों पर जो समर्पित एनिमेटेड फिल्म है उसका विश्व प्रीमियर आयोजित किया गया था। इसमें 4 भारतीय जो महिला हस्तियां थी उनकी जीवनी के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में भारतीय नौसेना के प्रथम पंक्ति के कितने अत्याधुनिक जहाजों को समर्पित करते हुए औपचारिक रूप से कमीशन किया है? नौसेना को अपने श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता में कितने जहाजों को नौसेना को सौंपा है? 4 जहाज, 3 जहाज, 7 जहाज या 10 जहाज? तो हाल ही में श्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना को प्रथम पंक्ति के 3 जहाज, कितने जहाज? 3 जहाज प्रदान किए हैं, जिसमें प्रमुख आईएएस दूनागिरी, जिसमें प्रमुख है आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और एक है पनडुब्बी रोधी युद्धपोत आईएनएस अग्रे। तो इन तीनों को किसको सौंपा है? भारतीय नौसेना को सौंपा है। भारतीय नौसेना को सौंपा है। नाम याद रख लेना, आईएनएस दूनागिरी जो बहुउद्देशीय क्षमताओं से लैंस है, वहीं आईएनएस संशोधक है वो विशाल एक सर्वेक्षण पोत है, वहीं पर जो आईएनएस अक्षय है वो उथले पानी की पनडुब्बी रोधी एक युद्धपोत है। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस संशोधक और आईएनएस अग्रे, इन तीनों को भारतीय नौसेना को सौंपा है। अगला क्वेश्चन, छठा, हाल ही में किस भारतीय मूल के वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित ईएमबीओ गोल्ड मेडल 2026 प्रदान किया गया? भारतीय मूल का वह कौन सा वैज्ञानिक है जिसको ईएमबीओ गोल्ड मेडल 2026 है वो प्रदान किया गया? डॉक्टर मनोज दवे, डॉक्टर पुष्प कुलकर्णी, डॉक्टर गौतम डे या डॉक्टर ज्योति सरे? तो भारत के लिए नया दिन उगाया है किसने? गौतम डे ने। किसने? गौतम डे ने। और उन्होंने जीता है ईएमबीओ गोल्ड मेडल 2026। इनके साथ साथ में ये तो अपने हैं गौतम डे, इनके साथ साथ में ये है अपने ओमाया डुडीन, इनको भी हाल ही में इनके साथ में ईएमबीओ गोल्ड मेडल 2026 प्रदान किया गया था। ओमाया डुडीन। अगला क्वेश्चन, सातवां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिमाग में सेट कर लेना कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है? जो प्रियदर्शनी नाम की एक मुफ्त बस यात्रा योजना शुरू की है, किसके लिए? महिलाओं के लिए, ट्रांसजेंडर के लिए। तो आप बताइए वो किस राज्य ने शुरू किया है? राजस्थान, केरल, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो वो अपने केरल राज्य ने। तो वो अपने किस राज्य ने शुरू की है? केरल राज्य ने शुरू की है महिला और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए प्रियदर्शनी मुफ्त बस यात्रा योजना। अगला क्वेश्चन, आठवां, हाल ही में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो 9वीं से लेकर 12वीं तक की जो कक्षा है, जो विद्यार्थी है, उनके पाठ्य पुस्तक का निर्माण और जो परीक्षा है उनका आयोजन करवाता है आरबीएसई। उसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो उसके नए अध्यक्ष बने हैं हनुमान सिंह राठौड़। कौन बने हैं? बजरंगबली जी। हनुमान सिंह जी राठौड़ है वो आरबीएसई राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, वाटर पॉजिटिव का दर्जा पाने वाला राजस्थान का पहला हवाई अड्डा, राजस्थान का वह पहला हवाई अड्डा जिसे हाल ही में वाटर पॉजिटिव का दर्जा दिया गया। मतलब यहां पर जितने वाटर की खपत होती है, जितने पानी की खपत होती है, उससे ज्यादा पानी का संरक्षण कर लेता है। ऐसा कौन सा हवाई अड्डा है? तो वो अपना है जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। कौन सा हवाई अड्डा है? जयपुर हवाई अड्डा है जो वाटर पॉजिटिव का दर्जा पाने वाला राजस्थान का पहला हवाई अड्डा है। राजस्थान का पहला हवाई अड्डा, याद रखना। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वदेशी मानव रहित ग्राउंड व्हीकल्स रोबोट जयपुर की रोबोटिक्स स्टार्टअप कंपनी क्लब फेस्ट द्वारा विकसित किया गया? जो जयपुर की रोबोटिक्स स्टार्टअप कंपनी है फेस्ट, उसके द्वारा एक स्वदेशी मानव रहित ग्राउंड व्हीकल्स रोबोट तैयार किया गया भारतीय सेना के लिए, जो उबड़ खाबड़ इलाकों में भी जाने में सक्षम है।
तो उसका नाम क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया कृष्णा। क्या रखा गया? उसका नाम रखा गया कृष्णा। क्या रखा गया? कृष्णा। यह स्वदेशी मानव रहित ग्राउंड व्हीकल्स रोबोट है जो जयपुर की रोबोटिक्स स्टार्टअप कंपनी क्लब फेस्ट द्वारा विकसित किया गया। तो ये थे अपने 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब चलते हैं, 22 की चर्चा कर ली, 23 की चर्चा कर ली, अब करते हैं 24 जून की। किसकी करते हैं? अब करते हैं चर्चा 24 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों के बारे में। तो ये रहे अपने 24 जून के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार भारतीय मूल के प्रसिद्ध किस सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी को प्रदान किया गया? जो वुल्फ पुरस्कार है 2026, उसके बारे में आप देखिए कि यह जो पुरस्कार है वो भारतीय मूल के प्रसिद्ध किस सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी को प्रदान किया गया? प्रोफेसर जितेंद्र कुमार, प्रोफेसर जैनेन्द्र के जैन, प्रोफेसर मनोज अयंगर या प्रोफेसर स्टीफन जे सेंट की? तो यह जो पुरस्कार है वुल्फ पुरस्कार, वो अपने प्रोफेसर जैनेन्द्र के जैन को प्रदान किया गया। किनको? जैनेन्द्र के जैन को प्रदान किया गया। जो वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार है वो किसको प्रदान किया गया? प्रोफेसर जैनेन्द्र के जैन को। अगला क्वेश्चन, दूसरी दक्षिणी एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया? जो दूसरी दक्षिणी एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप है उसका खिताब किसने जीता? श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, भारत ने, पाकिस्तान थे। तो जो थ्रोबॉल चैंपियनशिप है दूसरी दक्षिणी एशियाई, उसका खिताब, उसके विजेता कौन सा देश रहा है? उसका विजेता अपना देश भारत रहा है। कौन सा रहा है? अपना देश भारत उसका विजेता रहा है। इसका आयोजन कहां हुआ था? इसका आयोजन अपने हुआ था रांची झारखंड में। कहां पर? रांची झारखंड में इसका आयोजन हुआ था दूसरी दक्षिणी एशियाई थ्रोबॉल चैंपियनशिप में। 17 से 19 जून तक आयोजन हुआ था। इसमें कौन कौन से देश भाग ले रहे थे? भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका। इसमें जो याद रखना, पुरुष और महिला दोनों वर्गों का खिताब किसने जीता था? दोनों वर्गों का खिताब भारत ने जीता था। तीसरा, हाल ही में महिला T20 इंटरनेशनल में दुनिया की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज कौन बनी है? जो महिलाओं का T20 इंटरनेशनल है उसमें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली कौन सी गेंदबाज बनी है? वो अपनी बनी है दीप्ति शर्मा। कौन सी बनी है? दीप्ति शर्मा। हाल ही में महिला T20 इंटरनेशनल में दुनिया की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली। ये चीजें आप पढ़ लेना वीडियो को रोक रोक के। मैं सिर्फ क्वेश्चन का रिवीजन करवा रहा हूं। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक इंडेक्स है जो 2026, उसमें भारत 120 देशों की सूची में कौन से स्थान पर है? जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा ऊर्जा संक्रमण सूचकांक जारी किया जाता है उसमें 120 देशों के सूची में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 17वें स्थान पर है। पिछले साल भारत की रैंक 72वीं थी। वर्तमान में भारत ने 2 स्थान की छलांग लगाई है और 17वें स्थान पर आ गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा जयपुर से किस रेलवे स्टेशन के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई है? जयपुर से ऐसे कौन सा रेलवे स्टेशन है जिसके बीच में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी शुरुआत की गई है? तो जयपुर से लेकर दरभंगा जो बिहार में, कहां है? जयपुर से लेकर दरभंगा जो बिहार है, जयपुर से लेकर कहां से? अपने जयपुर से लेकर दरभंगा बिहार के बीच में अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई है। किसके द्वारा? केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और श्री भजनलाल शर्मा जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनके द्वारा। अगला क्वेश्चन, देवास परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो देवास परियोजना के मैंने आपके 4 चरण बताए थे, 2 चरण कंप्लीट हो चुके हैं और जो तीसरा और चौथा चरण है उसके लिए 1650 करोड़ समथिंग का बजट है वो केंद्र सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। तो ये देवास परियोजना का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो आपको बता दूं कि इसमें जो पिसोला झील है और फतेह सागर झील है उस तक पानी की आवक सुनिश्चित करने के लिए देवास परियोजना चलाई गई थी। इसका संबंध है वो उदयपुर जिले से है। किस जिले से है? उदयपुर जिले से संबंधित है अपने देवास परियोजना।
अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पीएम ई बस सेवा योजना के तहत राजस्थान में पहली बार ई बस सेवा की शुरुआत किन 2 जिलों से की है? जो अपने मुख्यमंत्री है, अपने जो भारत के प्रधानमंत्री है, उनके द्वारा पीएम ई बस सेवा योजना मतलब इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए योजना शुरू की है, उसमें राजस्थान में पहली बार ऐसे कौन से 2 जिले हैं जहां से ई बस सेवा की शुरुआत की गई है? जयपुर और भीलवाड़ा, जयपुर कोटा, जोधपुर कोटा या भीलवाड़ा और जोधपुर? कई बार बता चुका हूं, जयपुर और भीलवाड़ा से। कहां से? जयपुर और भीलवाड़ा से राजस्थान में पहली बार ई बस सेवा की शुरुआत की गई है। पहली बार ई बस सेवा की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन 8वां, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से जारी की गई स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रेटिंग 2025-26 में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है, उन्होंने स्वच्छ विद्यालय, हरित विद्यालय के लिए रेटिंग जारी की है 2025-26 के लिए, उसमें राजस्थान कौन से स्थान पर है? अपना राजस्थान है वो तीसरे स्थान पर है। राजस्थान है वो कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रथम सिंधु कुंभ का आयोजन 22 से 27 जून तक कहां हो रहा था? हाल ही में जो 22 से 27 जून तक प्रथम सिंधु कुंभ का आयोजन किया गया था, वो कहां किया गया था? उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, लेह लद्दाख में, उत्तर प्रदेश में? तो सिंधु कुंभ का आयोजन किया जा रहा था वो लेह लद्दाख में किया जा रहा था। वहां पर अपने जो वासुदेव देवनानी है वो भाग लेने के लिए गए थे। तो ये कहां पर आयोजित किया जा रहा था? लेह लद्दाख में प्रथम सिंधु कुंभ का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन 10वां, नाफेड भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की स्थापना कब की गई? अपन को बताना है कि नाफेड की स्थापना, मैंने आपको बताया था कि नाफेड कई काम करता है, किसानों से समर्थन मूल्य पर फसल की खरीद करता है, और जब भी भारत में जरूरत पड़ती है या किसी भी चीजों का दाम बढ़ जाता है, जैसे कि टमाटर के बढ़े थे, प्याज के बढ़े थे, तो उस समय जितने भी लोग होते हैं उन सबको, भारतीय जनता को ये सस्ती दरों पर वो सामान उपलब्ध करवाता है। इसके साथ में जितनी भी सरकारी योजना जैसे कि मिड डे मील योजना है, उनके तहत जो तिलहन की फसलें हैं, दलहन की फसलें हैं, वो भी कौन उपलब्ध करवाता है? नाफेड उपलब्ध करवाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना मैंने आपको बताया था महात्मा गांधी की जयंती पर। महात्मा गांधी की जयंती पर 2 अक्टूबर 1958 की इसकी शुरुआत की गई थी। नाफेड की, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड की स्थापना की गई थी। इसके कार्य मैंने आपको बताए थे। मुख्य कार्य क्या है? एमएसपी पर फसल खरीद करना, उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना, सरकारी योजनाओं में भागीदारी निभाना, भंडारण और निर्यात करना, डिजिटल पहल। डिजिटल पहल के तहत इसने एक ई समृद्धि पोर्टल की भी शुरुआत की है। किसकी? ई समृद्धि पोर्टल की भी शुरुआत की है। तो ये अपने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो अपने पढ़ लिए। 22 के, 23 के, 24 के पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं 25 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ये रहे अपने 25 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार द्वारा शुरू की गई एक एकीकृत जिला स्तरीय विकास पंच गौरव योजना में 5 गौरव में क्या क्या शामिल है? हाल ही में जो राजस्थान सरकार है उनके द्वारा एक पंच गौरव योजना शुरू की है, जिसमें प्रत्येक जिले से 5 चीजें ली गई है। प्रत्येक जिले में 5 महत्वपूर्ण चीजें ली गई। मतलब राजस्थान में जितने भी जिले हैं सबसे संबंधित उनको बताया गया कि इन जिले में ये 5 चीजें अच्छी है, इस जिले में ये 5 चीजें अच्छी है। अब वो 5 चीजें किससे संबंधित है? उपज से, वनस्पति से, खेल से, उत्पाद, पर्यटन स्थल या फिर शिक्षा। मैंने कहा शिक्षा तो अलग अलग हो ही नहीं सकती, शिक्षा और स्वास्थ्य तो अलग हो ही नहीं सकता, शिक्षा अलग हो ही नहीं सकती। तो जो उपज है, वहां की प्रमुख वनस्पति उस जिले की, उस जिले का प्रमुख खेल, उस जिले का प्रमुख हस्तशिल्प उत्पाद और उस जिले का प्रमुख पर्यटन स्थल। उपज, वनस्पति, खेल, उत्पाद और पर्यटन स्थल कौन कौन सी? उपज, वनस्पति, खेल, उत्पाद और पर्यटन स्थल लिए गए हैं। तो याद रखना इन 5 के बारे में। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन याद रखना कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कितने वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को प्रदान किया जाता है? प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार है वो कितने वर्ष के बच्चों को प्रदान किया जाता है? तो वो अपने 5 से लेकर 18 वर्ष आयु वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको प्रदान किया जाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। याद रखना। अगला क्वेश्चन, अब वो कौन कौन से क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये 6 क्षेत्र है: बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला एवं संस्कृति और विज्ञान एवं
प्रौद्योगिकी, कला संस्कृति विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में 23 जून को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा नागरिक अलंकरण समारोह जो सेकंड है वर्ष 2026 का नागरिक अलंकरण समारोह सेकंड है, उसमें कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? कितने पद्म पुरस्कार दिए गए, ये आज का अपना प्रश्न है। तो कितने पद्म पुरस्कार दिए गए? कुल 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। कितने? कुल 66 पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए। और जानकारी इसके बारे में देखनी है तो किन को दिया गया? अगर वर्ष 2026 के लिए देखें तो वर्ष 2026 के लिए कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई थी, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्म श्री सम्मान थे। लेकिन अब जो 23 जून 2026 को आयोजित किया गया था कार्यक्रम, उसमें 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए थे, जिसमें पद्म विभूषण किसको दिया गया? श्री सीपी नारायण और जस्टिस केटी थॉमस को, जस्टिस केटी थॉमस और श्री सीपी नारायण को पद्म पुरस्कार प्रदान किए गए थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा मई 2026 के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली पर जारी की गई 46वीं रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक पीजी मामलों का निपटान किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया था? भारत में जो 46वीं रिपोर्ट जारी की गई है उसके तहत सर्वाधिक पीजी मामलों का निपटान किस राज्य के द्वारा या किस केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश के द्वारा सर्वाधिक पीजी मामलों का निपटान किया गया। अगला क्वेश्चन, पांचवा, वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड की ओर से कहां पर 23 जून से 3 जुलाई 2026 तक मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का 7वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है? वायुसेना जो खेल नियंत्रण बोर्ड है उसके द्वारा 23 जून से 3 जुलाई 2026 तक एक मार्शल ऑफ द एयरफोर्स अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किया जा रहा है। वो कहां किया जा रहा है? वो अपने किया जा रहा है वायुसेना स्टेशन जालहली में। कहां पर किया जा रहा है? वायुसेना स्टेशन जालहली है, वहां पर ये जो अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट है उसका आयोजन किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन अपना छठा क्वेश्चन, हाल ही में ओलंपिक परिषद एशिया की एशियन गेम्स फॉर ऑल पहल के तहत पहली बार 2026 आईची नागोया एशियन खेल फन रन का आयोजन कहां किया गया? हाल ही में जो ओलंपिक परिषद एशिया है उसके द्वारा एशियन गेम्स फॉर ऑल, सभी के लिए एशियन गेम्स जो पहल है उसके तहत पहली बार 2026 में आईची नागोया एशियन खेल जो फन रन है उसका आयोजन किया गया। वो कहां पर किया गया? भारत में, नेपाल में, भूटान में, श्रीलंका में। तो वो जो आयोजन किया गया फन रन का वो भारत में किया गया। कहां पर किया गया? भारत में आयोजन किया गया फन रन का। कहां पर? भारत में तिरुवनंतपुरम केरलम में पहली बार जो फन रन है उसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में एनएचएआई ने सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन मोबिलिटी एंड लॉजिस्टिक्स स्थापित करने हेतु किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? हाल ही में जो अपना एनएचएआई है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स स्थापित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। मतलब ये भी अपना एक ट्रांसपोर्ट से संबंधित एक डिजिटल डाटा रखने के लिए अपना एक लॉजिस्टिक स्थापित करना चाहते हैं। तो उसके लिए किसके साथ समझौता किया है? तो अपने समझौता किया है वो राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद है, उसके साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद के साथ में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, याद रखना, एनएचएआई ने। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कुसुम योजना के तहत देश का पहला एग्री पीवी प्लांट कहां पर स्थापित किया गया? बताया था एग्री पीवी प्लांट क्या है, जिसमें जो सोलर प्लांट है उसकी हाइट बढ़ा दी गई है और हाइट बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? 10 से 12 फीट कर दी गई है। तो वो कहां पर स्थापित किया गया है एग्री पीवी प्लांट? वो अपने कुंदनपुरा गांव, जो कुंदनपुरा गांव पड़ता है जयपुर, कहां पर पड़ता है? कुंदनपुरा गांव जयपुर पड़ता है, जयपुर में पड़ता है। वहां पर देश का पहला एग्री पीवी प्लांट स्थापित किया गया। देश का पहला एग्री पीवी प्लांट स्थापित किया गया है किसके द्वारा? तो इंडियन काउंसिल
इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस और कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सी बैंक? कोटक महिंद्रा बैंक के वित्तीय सहयोग से यह स्थापित किया जा रहा है। मैंने ये इसीलिए बताया क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस बैंक के वित्तीय सहयोग थे। तो कोटक महिंद्रा बैंक के वित्तीय सहयोग से ये एग्री पीवी प्लांट स्थापित किया जा रहा है। कहां पर? कुंदनपुरा, जयपुर में। ये देख लीजिए, इनकी हाइट है वो 10 से लेकर 12 फीट तक है। अगला क्वेश्चन, 200 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली महिला क्रिकेटर, दुनिया की वह पहली महिला क्रिकेटर जिसने 200 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच खेल लिए, 200 अंतरराष्ट्रीय टी20। हरमनप्रीत कौर, जो भारत के क्रिकेट टीम की कप्तान है, अपने हरमनप्रीत कौर, उन्होंने 200 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर बन गई है। अगर महिला और पुरुष दोनों की बात करूं तो पुरुष ने भी अभी तक किसी ने 200 अंतरराष्ट्रीय टी20 मैच नहीं खेले हैं। पुरुष और महिला दोनों में भी पहले कौन है? हरमनप्रीत कौर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले सर कीर रोडनी स्टारमर किस देश के प्रधानमंत्री थे? हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है सर कीर रोडनी स्टारमर, वो किस देश के प्रधानमंत्री थे? तो वो अपने यूके, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन, कुछ भी कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम, सॉरी बीके, तो जो अपने यूनाइटेड किंगडम है यूके, उसके प्रधानमंत्री थे सर कीर रोडनी स्टारमर। उन्होंने हाल ही में क्या है? अपने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। तो अपन ने चर्चा कर ली 22, 23, 24 और 25 की। अब चलते हैं 26 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चनों पर। ये रहे अपने 26 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। ध्यान से देखना, वीडियो पूरा पूरा देखना और अपनी क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर भी करना, ताकि जो भी बच्चे इन प्रश्नों से पीछे रह चुके, जिन्होंने क्लास नहीं देखी, उनको भी फायदा मिल सके। पहला क्वेश्चन, हाल ही में वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र विषय पर आयोजित 2 दिवसीय वस्त्र शिखर सम्मेलन 2026 का आयोजन कहां पर किया गया? वैश्विक बाजारों के लिए मतलब भारत में इतने वस्त्र तैयार करने हैं कि उनको बाहरी देशों में भी भेजा जा सके। तो वैश्विक बाजारों के लिए वस्त्र विषय पर एक 2 दिवसीय वस्त्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। वो कहां किया गया था? वो अपने नई दिल्ली में किया गया था। कहां पर आयोजित किया गया था? नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन द्वारा विमोचित की गई पुस्तक है वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? अपने भारत के जो उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने एक पुस्तक का विमोचन किया है। पुस्तक का नाम है वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। मतलब किस प्रकार भारत में जो वीआईपी लोग हैं, वो वीआईपी की कल्चर चल रही है, कहीं पर मंदिर में या कहीं पर भी जाने हो तो जितनी भी भीड़ हो सबको एक तरफ धकेल दिया जाएगा और उन वीआईपी जो लोग हैं उनको आगे ले जाया जाएगा। तो इस प्रकार की जो कल्चर फैल रही है, उसके ऊपर एक पुस्तक लिखी गई है वीआईपी कल्चर इन इंडिया, पावर प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी। आपको बताना है कि इस पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है वो अपने नाबाम रेबिया है। कौन है? पूर्व सांसद है ये नाबाम रेबिया। इन्होंने इस पुस्तक की रचना की है। इनके साथ में कौन थे? नबाम रेबिया के साथ में थे संदीप कुमार। कौन थे? संदीप कुमार। इन दोनों ने सहयोग से यह पुस्तक लिखी है। ये कुछ पुस्तकें हैं, आप आराम से इन पुस्तकों को पढ़ लेना। कि करुणा द पावर ऑफ कंपेशन पुस्तक कैलाश सत्यार्थी, अपनापन शिवराज सिंह चौहान, द सेज हु इमेज्ड हिंदू शशि थरूर, टाइट्स ऑफ द टाइम भारत हिस्ट्री थ्रू म्यूरल्स इन पार्लियामेंट सुधा मूर्ति। फिर एक पुस्तक है विश्वगुरु श्रील प्रभुपादा भूपेंद्र पटेल के द्वारा, द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर शिखर धवन के द्वारा, इंडियन रेनेसेंस मोदी डेकेड डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित के द्वारा, और द ग्रेट कंसाइलेटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया संजीव चोपड़ा के द्वारा। ये सभी पुस्तकें हैं, ये भी आप एक बार इनको जरूर देख लेना। अगला क्वेश्चन तीसरा, भारत हब फॉर एग्रीटेच का मुख्य उद्देश्य क्या है? भारती का उद्देश्य क्या है? भारती का उद्देश्य है एग्री फूड और एग्री टेक स्टार्टअप को सशक्त बनाकर निर्यात को बढ़ावा देना। क्या देना? ज्यादा से ज्यादा चीजों को बाहरी देशों में निर्यात करना। यह भारती का मुख्य उद्देश्य है। BHARATI, भारत हब फॉर एग्रीटेच। ये देखिए भारत हब फॉर एग्रीटेच
रेजिलियंस, एडवांसमेंट एंड इंक्यूबेशन फॉर एक्सपोर्ट इन इनाबेलमेंट, यह भारत सरकार द्वारा स्टार्टअप इंडिया हब और अपेडा के सहयोग से शुरू किया गया एक प्रमुख कृषि तकनीकी मंच है। यह एग्री फूड को निर्यात को बढ़ावा देने और उन्नत तकनीकों का उपयोग कर कृषि को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाने पर केंद्रित है। तो यह अपेडा के सहयोग से शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन चौथा, हाल ही में जीआई टैग प्राप्त बालम खीरा, बताया था मैंने आपको, अच्छी तरह से समझाया था। बालम खीरा, गराडू जो एक प्रकार का आलू है, एक कंद है, और एक इंदौरी मालवी आलू है। बालम खीरा, गराडू और इंदौरी मालवी आलू किस राज्य के प्रमुख उत्पाद हैं? तो इंदौरी से याद रखना, इंदौर मध्य प्रदेश में। तो ये कहां के प्रमुख उत्पाद हैं? मध्य प्रदेश के प्रमुख उत्पाद हैं, जिन्हें हाल ही में क्या प्रदान किया गया? जीआई टैग प्रदान किया गया। ये प्रमुख जीआई टैग है, आप पढ़ लेना, मैंने आपको पढ़ाया भी था। पांचवा, भारत का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल कहां पर स्थापित किया जा रहा है? भारत का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ, मतलब इस प्रकार की एक संरचना है जिसको जमीन में रख दें, अपने जो समुद्र है उसके अंदर डाल देंगे तो समुद्र के विभिन्न जीव जंतु है उनके लिए एक आवास मतलब घर मिल जाएगा। तो कृत्रिम रीफ आर्टिफिशियल रीफ मॉड्यूल स्थापित किया गया, वो कहां पर? तमिलनाडु में, ओडिशा में, कर्नाटक में या केरल में? तो वो अपना जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु में आर्टिफिशियल रीफ है, भारत का पहला 3D आर्टिफिशियल रीफ है, वो स्थापित किया गया। तमिलनाडु में भी कहां पर? तमिलनाडु में जो रामनाथपुरम तट है, कौन सा तट है? रामनाथपुरम तट है, वहां पर भारत का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ स्थापित किया गया। ये चित्र आप देख सकते हो। अगला क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने शहरी परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में कितनी डबल डेकर इलेक्ट्रिक बसें चलाने की योजना बनाई है? शहरी परिवहन और जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने के लिए डबल डेकर बसें, कौन सी? डबल डेकर बसें चलाने की योजना बनाई है। कितनी डबल डेकर बसें? तो मैं आपको बता दूं, 50 डबल डेकर बसें हैं जो राजस्थान के 3 पुर, कौन कौन से पुर? कौन कौन से पुर? अपने जयपुर, जोधपुर, जोधपुर और उदयपुर, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में इनको शुरू किया जाएगा। डबल डेकर बसें जो परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। जयपुर, जोधपुर और उदयपुर। जो इलेक्ट्रिक बसें थी, ई बसें थी, वो अपने जयपुर और भीलवाड़ा को प्रदान की गई थी, वो भी आप याद रख लेना। 29 ई बसें जयपुर को और भीलवाड़ा को 18 ई बसें प्रदान भी की गई थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पशुपालन, डेयरी एवं गोपालन मंत्री श्री जोराराम कुमावत ने गोवंश को लंपी स्किन डिजीज से सुरक्षित रखने हेतु राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान के द्वितीय चरण का कहां से शुभारंभ किया है? जो अपने गोवंश थे उनके पहले एक लंपी स्किन मतलब एक रोग हुआ था, लंपी रोग, उससे सुरक्षित रखने के लिए उस समय भी अभियान चलाया गया था और वर्तमान में भी एक अभियान चलाया गया है। जो राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का द्वितीय चरण है वो शुरू किया गया है। आपको बताना है कि वो कहां से शुरू किया गया? ब्यावर से, नीमराणा से, खेतरी से, पुष्कर से। तो वो शुरुआत जो शुरू किया गया है वो अपने ब्यावर से, कहां से? ब्यावर से शुरू किया गया है। एक चीज इसमें और इंपॉर्टेंट थी कि 2025-26 के दौरान 108.95 लाख टीके लगवाए गए थे और 2026-27 में 111.51 लाख पशुओं का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। अगला क्वेश्चन, मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में गोल्डन कोच अवार्ड किस फिल्म को प्रदान किया गया? एक अवार्ड है गोल्डन कोच अवार्ड, वो किस फिल्म को प्रदान किया गया? तो अपनी जो सिल्वर फिल्म है उसको गोल्डन कोच अवार्ड प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग करने वाला देश कौन सा बन गया है? ऐसा कौन सा देश है जो जहाज रिसाइकिल करने के लिए, मतलब जो भी टूटी फूटी जहाज है उनके पुर्जों को जोड़कर वापस नई जहाज उत्पन्न कर देता है, तो इस प्रकार का काम करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा जहाज रिसाइकलिंग देश है वो अपना भारत बन गया। कौन सा देश बन गया है? वो अपना भारत बन गया है। और भारत में भी कहां पर? भारत में भी रिसाइकलिंग का जो मुख्य केंद्र है वो गुजरात में स्थित जो अलंग सोसिया शिप रिसाइकलिंग यार्ड है, वो सबसे बड़ा शिप यार्ड है जो जहाजों का रिसाइकिल करता है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ी, फीफा वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसे कौन से व्यक्ति है जिन्होंने सर्वाधिक गोल किया है? तो वो अपने लियोनल मेसी है, जो कितने गोल कर चुके हैं? 18 गोल। कितने गोल कर चुके हैं? 18 गोल कर चुके हैं फीफा वर्ल्ड कप में। और फीफा वर्ल्ड कप में सर्वाधिक गोलों का जो रिकॉर्ड है वो भी इन्हीं के नाम है। अब चलते हैं अपने लास्ट और अंतिम 27 जून के करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चनों के बारे में, उसके बाद अपनी क्लास है वो एंड हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ आपको
5 या 7 मिनट और वेट करना पड़ेगा। ये अपने 27 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है। सिर्फ और सिर्फ आपको 5 और 7 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद में अपनी जो तो अपना जो लास्ट 10 क्वेश्चन है, उसका पहला क्वेश्चन, राजस्थान को चिकित्सा पर्यटन के लिए एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से 2025 में कौन सी पॉलिसी लागू की गई थी? राजस्थान को जो चिकित्सा पर्यटन है, मतलब बाहरी देशों से भी लोग आकर राजस्थान में अपना उपचार करवाए, उसके लिए एक पॉलिसी लागू की गई। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है हील इन राजस्थान पॉलिसी। क्या नाम है? हील इन राजस्थान नाम की पॉलिसी लागू की गई है। 2025 में यह स्थापित की गई थी। वर्तमान में इसमें कुछ सुधार किए जा रहे हैं या इसको और प्रभावी बनाने के लिए कुछ कार्य किए जा रहे हैं, इसलिए मैं लेके आ गया कि कौन सी पॉलिसी थी, कब लागू की गई थी। और 2025 में लागू की गई थी हील इन राजस्थान पॉलिसी। अगला क्वेश्चन दूसरा, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान और इससे जुड़े जन भागीदारी कार्यक्रमों के तहत आदिवासी कल्याण और उनके सशक्तिकरण में देश में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? एक केंद्र सरकार द्वारा अभियान चलाया जा रहा था, धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान। मतलब जितने भी आदिवासी क्षेत्र के लोग हैं उन तक जो केंद्र की कल्याणकारी योजना है उनको पहुंचाना है, यह इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। तो इसमें कौन सा ऐसा राज्य है जो प्रथम स्थान पर है, जिसने सबसे ज्यादा आदिवासियों से संपर्क किया है, उनको जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा है? तो वो अपना राज्य राजस्थान है। वो अपना राज्य कौन सा है? राजस्थान है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने लोकतंत्र सेनानियों की मासिक पेंशन को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो मासिक पेंशन पहले 20,000 थी, अब 20,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दिया। कितनी कर दी है? 20,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी है। और चिकित्सा सहायता जो 4,000 थी, कितनी थी? 4,000 थी चिकित्सा सहायता, उसको 4,000 से बढ़ाकर कितने हजार कर दी है? 5K, 4K से बढ़ाकर 5K कर दिया। यह भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान सरकार के किस राज्य मंत्री को मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा सम्मानित किया गया? एक अवार्ड है, मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा सम्मानित किया गया है राज्य मंत्री को। कौन से राज्य मंत्री? तो जो अपने ऊर्जा राज्य मंत्री है श्री हीरालाल नागर, ऊर्जा राज्य मंत्री है हीरालाल नागर। उन्होंने जो लक्ष्य निर्धारित किया गया था उससे भी ज्यादा बिजली उत्पादित कर दी अपने जो 23 उपक्रम है उनके द्वारा, तो उनको सम्मानित किया गया मल्टीनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अवार्ड के द्वारा। फिर अपने ये मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के बारे में जानकारी थी, इससे संबंधित एक वीडियो भी है, एक क्लास भी मैं अपलोड करने वाला हूं, उसको भी आप जरूर देखना। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में वन विभाग के द्वारा विभागीय सूचनाओं के बेहतर प्रबंधन, नीति निर्माण, निगरानी एवं निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाने के लिए किस पोर्टल का शुभारंभ किया गया? तो वन विभाग के द्वारा एक पोर्टल का शुभारंभ किया गया, DG1। किसका? DG1 पोर्टल का शुरुआत किया गया, जो बेहतर प्रबंधन के लिए, वन विभाग से संबंधित नीति निर्माण करने के लिए, निगरानी के लिए और जो निर्णय प्रक्रिया है उसको प्रभावी बनाने के लिए DG1, कौन सा? DG1 पोर्टल की शुरुआत की गई है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने किस स्वदेशी विमानस्थ प्रारंभिक चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली के अंतिम परिचालन की स्वीकृति प्रदान की है? DRDO ने जो भारतीय वायुसेना है उसके लिए एक विमानस्थ प्रारंभिक चेतावनी एवं नियंत्रण प्रणाली है उसको शुरू किया है, तो उसके अंतिम परिचालन की स्वीकृति प्रदान की है। तो उसका नाम क्या है? उसका अपना नाम है नेत्र। क्या नाम है? नेत्र नाम की प्रणाली है जो DRDO ने भारतीय जो अपनी वायुसेना है उसको सौंप दी है, नेत्र नाम की प्रणाली को। जो अपने थल सेना प्रमुख, नौसेना प्रमुख और वायुसेना प्रमुख के बारे में जानकारी है। सातवां क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम का आयोजन कहां पर किया गया? जो अपना संस्कृति मंत्रालय है उसके द्वारा 25 जून को संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया। वो कहां पर किया गया? तो उसका आयोजन अपने नई दिल्ली में किया गया। कहां पर किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 25 जून को इसलिए किया गया क्योंकि 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल लगा था, तो ये मानते हैं कि उस समय भारत के संविधान की हत्या हुई थी, तो इसलिए नई दिल्ली में क्या आयोजित किया गया? संविधान हत्या दिवस कार्यक्रम
आयोजित किया गया। इसके बारे में और जानकारी आप देख लेना। फिर मैंने आपको यह भी बताया था कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन और अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लागू किया जाता है। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश द्वारा 27 जून 2026 को नई दिल्ली के डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित एमएसएमई दिवस 2026 उद्यमी भारत कार्यक्रम की अध्यक्षता की गई? किसके द्वारा? किस देश, नहीं सॉरी मैंने किस देश बोल दिया होगा, लेकिन किसके द्वारा जो 27 जून 2026 को नई दिल्ली में एमएसएमई दिवस 2026 जो उद्यमी भारत कार्यक्रम है उसका आयोजन किया गया था, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन। किसके द्वारा? भारत के उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। याद रखना इसके बारे में भी। आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड ने किस बीमारी की स्वास्थ्य जांच के लिए एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? 2.0 एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है। वो नागरिक उड्डयन मंत्रालय और जो दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड है उसने ऐसी कौन सी बीमारी विश्व स्तर पर फैल रही है जिससे नागरिकों को बचाने के लिए उनकी चेकिंग की जा रही है, तो उसके लिए जो एयर सुविधा 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है वो अपनी जो इबोला, कौन सी बीमारी है? इबोला बीमारी है, उससे बचने के लिए ये या उसकी चेकिंग के लिए ये पोर्टल लॉन्च किया है। ये विभिन्न प्रकार की बीमारियां और वो किस किस से होती है उनसे संबंधित क्वेश्चन। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन, आज का अपना जो वीकली राउंड अप के 60 क्वेश्चन होते हैं उसका लास्ट क्वेश्चन 60वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत स्थिति से दृढ़ता से उबरने, नवाचार, सहयोग और सहवहनीयता के लिए निर्माण विषय पर आधारित 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक 25 जून 2026 को कहां पर आयोजित की गई थी? 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक जो 25 जून 2026 को आयोजित की गई थी वो कहां पर आयोजित की गई थी? विषय भी लिख दिया, स्थिति से दृढ़ता से उबरने, नवाचार, सहयोग और सहवहनीयता के लिए निर्माण। तो ये अपने गुरुग्राम हरियाणा, कहां पर? गुरुग्राम हरियाणा में इसका आयोजन किया गया था 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक का। तो ये अपने वीकली राउंड अप के महत्वपूर्ण नहीं, पूरे के पूरे 60 क्वेश्चन में लेके आ गया। पूरे 60 क्वेश्चनों का अपन ने अच्छी तरह से रिवीजन कर लिया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई प्रश्न या कोई भी प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो पीछे जो अपने क्लास अपलोड की है वहां पर जाइए, वापस वो देखिए, आपको पूरी की पूरी चीज विधिवत तरीके से समझाई गई है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरी क्लास देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।